नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है और जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना आवश्यक है। प्रकाश के कुछ गुण इस प्रकार हैं, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि। प्रकाशिकी में प्रकाश ऊर्जा एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और प्रकाशिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। तो प्रकाश के विभिन्न गुणों की व्याख्या करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको न्यूटन ने सन 1676 में प्रस्तुत किया था और इसके कुछ समय बाद हाइगन का तरंग सिद्धांत आया सन 1678 में। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत या न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या हैं। तो न्यूटन ने यह माना कि प्रकाश लगभग द्रव्यमान रहित अत्यंत सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर बना है और समांगी माध्यम में ये तीव्र वेग से सरल रेखा में गमन करते हैं। माध्यम के बदलने से इनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। रेटिना से टकराने पर ये दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करते हैं, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो आइए हम जानें कि न्यूटन की कणिका सिद्धांत प्रकाश के किन किन गुणों को व्याख्या करने में सफल रहा और किन किन गुणों को यह व्याख्या नहीं कर पाया। तो पहले हम देखें परावर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने में यह सफल रहा, लेकिन अपवर्तन की व्याख्या करने में यह असफल हो गया, क्योंकि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या करने से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक और विरल माध्यम में कम होना चाहिए, जबकि फोको के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है। तो इस प्रकार यह अपवर्तन की व्याख्या करने में पूरी तरह से विफल हो गया। प्रकाश का सरल रेखीय गमन को व्याख्या करने में यह सफल रहा। इसी प्रकार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करने में भी यह सफल रहा और इसके लिए यह मान लिया गया कि अलग अलग रंगों के कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने में यह पूरी तरह से असफल रहा। तो अब ज़रूरत पड़ी एक अन्य अवधारणा की और इसको पूरा किया हाइगेंस ने सन 1678 में अपने हाइगेंस वेव थ्योरी के द्वारा। तो हाइगेंस वेव थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और प्रारंभ में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य माना गया, लेकिन बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानना पड़ा, क्योंकि ध्रुवण प्रकाश का एक ऐसा गुण है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। तीसरा,
ये तरंगे सभी दिशाओं में समान वेग से गमन करती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगों का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। इन तरंगों के चलने के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की अवधारणा की गई तथा यह माना गया कि ईथर सर्वव्याप्त है। यह भारहीन तथा समांगी माध्यम है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक और घनत्व बहुत ही कम होता है। तो ये इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक काल्पनिक माध्यम ईथर की अवधारणा प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किया गया। अब समझते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम, यहाँ पर माध्यम काल्पनिक माध्यम ईथर है, में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। एक माध्यम में स्थित या पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी कण किसी क्षण एक ही प्रकार के कला में या समान कला में कंपन करते हैं। इसे हम ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को किरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंगाग्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। तो आइए चर्चा करते हैं गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र तब बनता है जब प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का हो और बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर जो समकेंद्रित गोले होते हैं यही गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। इसमें आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से दूरी बढ़ने से प्रकाश की तीव्रता में तेजी से कमी आती है। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं, प्रकाश स्रोत एस है और इससे कुछ दूरी पर जो गोले खींचे गए हैं समकेंद्रित गोले, यही गोलाकार तरंगाग्र होते हैं और इन पर जो अभिलंबवत त्रिज्यीय रेखाएं खींची गई हैं ये प्रकाश किरण को व्यक्त करते हैं। दूसरे प्रकार का तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। बेलनाकार तरंगाग्र तब उत्पन्न होते हैं जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में हो या रेखा के रूप में हो। तो प्रकाश स्रोत जो रेखीय रूप में होता है इसको अक्ष मानकर यदि समकेंद्रित बेलन खींचे जाएं, समाक्षीय बेलन खींचे जाएं, तो जो पृष्ठ प्राप्त होता है यह बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इसमें आयाम दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसलिए तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसमें भी दूरी बढ़ने पर प्रकाश की तीव्रता घटती है। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं SS1 एक रेखीय प्रकाश स्रोत है जो स्लिट के रूप में है और इससे कुछ दूरी पर A1 B1 और A2 B2 ये समाक्षीय बेलन खींचे गए हैं। ये बेलनाकार तरंगाग्र को व्यक्त करते हैं। तरंगाग्र का जो तीसरा प्रकार होता है वह समतल तरंगाग्र होता है। प्रकाश स्रोत चाहे जैसा हो, यदि वह अधिक दूरी पर है तो तरंगाग्र के एक सीमित भाग को हम समतल तरंगाग्र मान सकते हैं। तो यहाँ पे समतल तरंगाग्र चित्र में आप देख रहे हैं,
A1 B1 A2 B2 और A3 B3 ये दिखाए गए हैं। इन पर जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं ये किरणों को व्यक्त करते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। एक समस्या यहाँ पर आई कि प्रकाश तरंग आगे कैसे बढ़ता है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हाइगेंस ने एक द्वितीयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और इसके अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे नई तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं नई तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया एनवलप अर्थात इन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर चित्र में आप दो प्रकार के तरंगाग्र को देख रहे हैं, गोलाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। तो ये किसी क्षण गोलीय तरंगाग्र की स्थिति t बराबर 0 पर AB है। अब समय t बराबर t पर तरंगाग्र की नई स्थिति क्या होगी, तो इसके लिए यदि प्रकाश का वेग c है तो t समय में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी c इंटू टी होगी। तो ये ct दूरी को त्रिज्या मानकर तरंगाग्र AB के विभिन्न बिंदुओं पर यदि हम गोले खींचें और इन गोलों के बाहरी पृष्ठ को मिलाते हुए एनवलप खींचें तो ये एनवलप जो है t समय पश्चात तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। वैसे तो एनवलप या इनके पृष्ठों को मिलाते हुए एक आंतरिक पृष्ठ भी खींचा जा सकता है, लेकिन तरंगाग्र की नई स्थिति को यह व्यक्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि तरंगाग्र की नई स्थिति को A1 B1 से व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार माध्यम में तरंग संचरित होता है। धन्यवाद।